वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से नई वीडियो में आ गई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मानसरोवर भाग 1 की मैं सभी कहानी कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आज मैं मानसरोवर भाग 1 का 13 कहानी कंप्लीट करवा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मानसरोवर भाग 1 में कुल 27 कहानियाँ हैं, जिसमें से मैंने 12 कहानियों को अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। तो ये मैंने सभी कहानियों को प्लान बाय प्लान पढ़ाया है, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाला है। कहीं से भी बीच से क्वेश्चन बनेगा तो कुछ गलत नहीं होगा। और मैंने साथ ही साथ सारे पात्र को भी बताया है, क्योंकि हर कहानी के पात्र को जानना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग उस कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। उसी तरह मैं अभी गुल्ली डंडा के पात्र के बारे में लिख देती हूँ। पहला पात्र है गया, जो कि गुल्ली डंडा का एक्सपर्ट है, यानी कि इसे कोई भी नहीं फेल कर सकता। और दूसरा पात्र है मतई। इन लोग का झुंड है, यानी इन लोग ग्रुप है, ये गुल्ली डंडा खेलने का ग्रुप। तीसरा पात्र है मोहन, सब मित्र है। एंड चौथा पात्र है दुर्गा। तो ये 4 पात्र हैं। आप अपने कॉपी में जरूर लिख लेंगे, क्योंकि पात्र से क्वेश्चन बनना ही है। तो आप लोग अगर पात्र को अच्छे से लिख ले तो कुछ मार्क्स श्योर है कि आप लोग को आ जाएगा। तो जो इसमें यहाँ लेखक है वो बाद में बच्चे में तो इन लोग के साथ खेलते हैं, बाद में पापा का उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिर वो जब आते हैं तो अपना गुल्ली डंडा को बहुत मिस करते हैं, और अपने मित्र जो गया, जो गुल्ली डंडा में बहुत एक्सपर्ट होता था, तो उसके साथ खेलते हैं। और यहाँ कहानी बहुत ही रोचक होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग बहुत अच्छे से सुने। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। ना लान की जरूरत, ना कोट की, ना नेट की, ना थापे की। यानी कि गुल्ली डंडा सभी खेलों का राजा है। इसमें कभी भी किसी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है। मजे से किसी पेड़ की से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली, और 2 आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया। फिर क्या होता है, विलायती खेलों में सबसे बड़ा एब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यह गुल्ली डंडा है कि बना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। यह बात तो बिल्कुल सही है। यह बात रियल में भी बात है कि जब भी हम लोगों को विलायती चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और जो हम लोग का देसी चीज़ है वो हम लोगों को पसंद नहीं आता है। जैसे कि अब यहाँ पे गुल्ली डंडा बताया गया है। गुल्ली डंडा कितना सिंपल है, तुरंत टहनी काट लो, तुरंत बन गया। कोई भी 2 भी इंसान आ गया, उससे भी खेलना स्टार्ट हो गया। आप क्रिकेट बॉल देखते हो कितना महंगा आता है, या कुछ भी टेनिस बैडमिंटन, उसके पीछे सबको दीवाने हैं, जबकि उसमें बहुत पैसा लगता है और इतना हार्ड है, और ये बहुत ईजी से हो जाता है, तब भी इसके पीछे हम लोग दीवाने नहीं होते हैं। चलिए फिर उसके आगे पढ़ते हैं। स्कूल में हर एक लड़के से स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कोरी के खेले जाते हैं। यानी कि स्कूलों में देखा गया है कि 3-4 रुपये फीस, अब तो और भी लिए जाते हैं। वो पहले का बात है, जब प्रेमचंद थे तो उस समय 3-4 रुपये फीस सालाना लिया जाता था। किसके लिए? खेलने के लिए। और उन लोगों को यह बात नहीं दिखता है कि जो हमारे भारतीय खेल इतने रोचक है, इतने मज़ेदार है, और जिसमें ज़रा सा भी पैसा नहीं लगता है, उसे खेल खिलाना चाहिए। तो फिर क्या होता है, गरीब लड़कों के सिर क्यों या व्यसन मरते हो? ठीक है, गुल्ली से आंखें फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का भय नहीं रहता? यानी कि बोला जा रहा है कि अगर गुल्ली से आँख फूटे जाने का टेंशन होता है, तो क्रिकेट में भी तो सर फूट जाने का टेंशन होता है। तो फिर क्या होता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली कट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो फिर तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। यह अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है, और बचपन की मीठी स्मृतियाँ में गुल्ली ही सबसे मीठी है। यानी कि जो यहाँ लेखक है वो बहुत सारे खेल खेले हुए हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया है तो वो गुल्ली। बचपन की जो स्मृति है बहुत सारे खेलों के, तो उसमें से उन्हें गुल्ली ही ऐसा खेल लगा है जो उन्हें बहुत ही पसंद है, और सबसे मीठा यादगार उसमें बना हुआ है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना,
वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शन प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश ही ना थी, या उसी वक्त भूलेगा जब यानी कि आप लोग देखे होंगे गुल्ली डंडा जब खेलते हैं बहुत कोई, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किस टाइप का है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन कैसा खेल रहा है। तो इसमें कुछ दिमाग में नहीं आता कि मैं अमीर हूँ, मैं जीतूंगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। फिर क्या होता है, घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियां पर अपने क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, न नहाने की सूधी है न खाने की। यानी कि इसके पिताजी और माता जी है वो बहुत बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वो दिन भर गुल्ली डंडा खेलने में व्यस्त रहते हैं। और जो पिताजी है वो बहुत टेंशन में है, माता भी उनके अंधकार में भविष्य को लेकर टेंशन में है। लेकिन वो है कि वो खेलने में व्यस्त है, पदाने में मस्त है, ना उनको नहाने का टेंशन है ना खाने का टेंशन है, बस क्या है, गुल्ली डंडा खेलना है। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयाँ की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। यानी कि बहुत ही अच्छा खेल है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मैंने स्टार्टिंग में ही गया का बारे में बताया था कि गया नाम का एक मित्र है, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, यानी कि लेखक से 2-3 साल बड़ा था। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट, गुल्ली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। यानी कि वो किसी तरह से भी उसका गुल्ली हो, लेकिन वो इस टाइप का उस पर लपकता था जैसे जब छिपकली कीड़ा पर लपकता है, उसी तरह जो गया था वो गुल्ली पे लपकता था। फिर क्या होता है, मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था तो हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपनी गोइयाँ बना लेते थे। यानी कि गया तो बहुत ही गरीब परिवार का था, लेकिन तब भी वो कहा था गुल्ली क्लब का चैंपियन था, और वो जिसका भी टीम में जाता था वो जीत जाता था। इसीलिए कोई भी टीम उसे लेने के लिए बहुत ललायित रहता था, उसे गोइया बनाना चाहता था। फिर क्या होता है, एक दिन में और गया दो ही खेल रहे थे। एक दिन क्या हुआ था कि लेखक और गया दो ही खेल रहे थे। फिर क्या होता है, वो पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी उखड़ता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शस्त्र विहित ना होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड ना छोड़ता था। यानी कि जो लेखक है वो बहुत जीतने के लिए बहुत सारा शस्त्र किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देकर जाओ, पदाया तो बड़े बहादुर बनके, पदने के बेर क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं? कौन बोलता? लेखक बोलते हैं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? गया बोलता है। ना खाने जाओ ना पीने जाओ, हाँ मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। गया बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देख मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिलगी है, दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? देखिए यहाँ पे बच्चों से बात हो रही है। जो गया है वो उसे बहुत सारा मतलब हार गया है लेखक, तो वो बोल रहा है कि अब मेरा बारी है, लेकिन लेखक पीछे हट रहा है और बोल रहा है कि मुझे भूख लगा हुआ है। लेकिन फिर ये बोलता है कि कल तुम्हें अमरूद खिलाया था, तो फिर मतलब उसे अमरूद को लेके बैलेंस कर रहा है। जैसे नहीं होता बचपन में कि मैं तुम्हें ये दिया हूँ तो तुम मुझे ये दो, तो उस टाइप का है। तो फिर निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया, तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने ना गया था? जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दाव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है,
आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमृत खिलाया होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, जान रहा था लेखक कि मैं तो जीत नहीं सकता हूँ, मैं तो गया से कभी नहीं जीत सकता हूँ, तो वो अपने स्वार्थ से ही गया को अमरूद खिलाया था, ताकि जब उसका बारी आए तो वो यही बात करके टाल दे कि मैंने तो तुम्हें अमरूद खिलाया था, तो तुम अब मैं तुम्हें नहीं, मतलब जब वो अपने टाइम खेल लिया, वो हार गया। जब उसको करना था तो वो जाने लगा कि मुझे भूख लगी हुई है, और अपना दाव नहीं दे रहा, मतलब उनको दाव नहीं करा रहा था। तो और उसके बाद बहाना करने लगा कि मैंने तुम्हें तो अमरूद खिलाया था। तो जो लेखक था वो अपने स्वार्थवश गया को अमरूद खिलाया था। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझे दाव लेने का क्या अधिकार है? फिर वो तो बचपना है उन लोग का, बचपना में बचपन जैसा थिंकिंग है कि वो बोलता है कि जब हम उसको अमरूद खिला दिए हैं तो फिर वो मुझसे दाव क्यों लेगा, उसको क्या अधिकार है मुझसे दाव लेने का? रिश्वत देकर तो लोग खाना पचा जाते हैं, या मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? वो तो रिश्वत देकर तो सब पचा लेता है, मेरा अमरूद कैसे हजम कर देगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। तो अमरूद जो था बहुत अच्छा अमरूद था, जो उसके जो गया जो बहुत गरीब घर का था, उसके पिताजी का कभी नसीब नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होता है, गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव दे कर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। वो भी पूरा न्याय के पीछे था कि जब मैंने तुम्हारा दाव दिया है तो तुम भी मेरा दाव दे कर जाओ, अमरूद अमरूद मैं नहीं जानता हूँ, खेल के बदले खेल। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, एक चाटा जमा दिया। देखिए फिर क्या हुआ कि दोनों पे बहस हो गया, क्योंकि वो उसका दाव देना नहीं चाह रहा था और अमरूद का बहाना कर रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जो लेखक है उसे गाली दिया, फिर गया ने भी उसे गाली दिया, फिर गाली के साथ ही साथ गया ने उसे एक चाटा भी मार दिया। मैंने उसे दांत काट लिया। फिर क्या किया लेखक, उसे दांत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि एक चाटा लेखक ने मार दिया, फिर उसने सॉरी क्या हुआ कि उसने चाटा मार दिया, गया ने चाटा मार दिया लेखक को, फिर लेखक ने उसे दांत से काट दिया, फिर गया ने उसे पीठ पर एक जोर से मार दिया। तब फिर लेखक क्या किए, रोने लगे। तो फिर गया शांत हो गया और इस अस्त्र का उसका मुकाबला नहीं कर सका। मैं तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। तो फिर उसे लगा कि मैं जीत गया हूँ, और जो डंडा वो मारा था वो भूल गया और हंसते हंसते अपना घर चला गया। मैं थानेदार का लड़का हूँ, एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी शिकायत ना की। देखिए उसे तो घमंड था कि वो तो थानेदार का बेटा है, और एक नॉर्मल नीच जाति का जो बेटा है वो कौन है, गया है, उसे कैसे पीट गया, उसको यह सोचकर ही अपमान लग रहा था। लेकिन यह बात वो घर में किसी को नहीं बताया। फिर क्या होता है, उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया, यानी कि पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख ना हुआ। उसे नया दुनिया देखने के लिए इतना ही खुशी होने लगा कि अपने जितने भी दोस्त थे जिसके साथ वो गुल्ली डंडा खेलते थे, उससे बिछड़ने का बिल्कुल उसे दुख नहीं हो रहा था। वह बड़ी आमदनी की जगह थी, जहाँ पे वो जा रहा था वो बहुत ही आमदनी वाला जगह था। अम्मा जी भी दुखी थी, यह सब चीज़ सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियाँ से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं सारी खुशी के फुला ना समाता था। उसकी माँ जो थी बहुत दुखी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि वो बहुत महंगा जगह जा रहा था और जहाँ पे अभी रहते थे वो बहुत सस्ता जगह था। और बहुत सारे जो औरत लोग का क्या होता है कि बगल में मोहल्ला में सब कोई बहुत अच्छे मिलजुल के रहते हैं, तो बहुत एक रिश्ता जैसा बन जाता है। तो इसीलिए उसकी माँ बहुत दुखी थी। लेकिन जो लेखक है वो बहुत ही खुश थे, वो भूल गया था अपने दोस्तों लोग को। फिर क्या होता, लड़कों में जीत उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़ी ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर है कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीट तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे, तू भगवान हो भाई, जाओ जाओ, हमें तो इसी उजर ग्राम में जीना भी है और मरना भी।
यानी कि वो जोरों शोरों से अपने दोस्तों को बता रहा था, भांज रहा था कि मैं वहाँ पे अंग्रेजी स्कूल के टीचर जो होते हैं, अगर वहाँ पे कोई स्टूडेंट को मार दे तो उसे जेल हो जाते हैं। फिर जो उसके मित्र थे बहुत चकित नेत्रों से देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि तुम तो बहुत ही भगवान हो, मैं तो हम लोग तो यही गांव में जन्म लिए और यही गांव में मुझे मरना ही है। फिर 20 साल गुजर गए। अब इस बात को कितना हो गया, 20 साल बीत गया है। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। यानी कि 20 साल बीत गया है और उसने इंजीनियरिंग पास कर लिया है और वो कहाँ गए हैं, वही जिला में जहाँ पे वो बचपन में रहे थे, वो जगह में उसी कस्बे में पहुंचा है और डाक बंगला में ठहरा हुआ है। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने लगा। यानी कि अगर देखते होंगे कि जहाँ पे अपना बचपना बीता है तो ना अनजाने में भी वो स्मृतियाँ आने ही लगता है, तो उसे वो भूल जाता है कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ और बहुत रईस इंसान हूँ। वो अपने बचपन के दिन को याद करने लगता है। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन की उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित ना था। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं उसे पहचान भी ना पाता। यानी कि अब देखिए 20 साल बीत गया है तो जो चेंजेस होना स्वाभाविक है। तो बहुत सारी चीज़ है कि जहाँ खंडर था वहाँ पक्का मकान बन गया, बरगद का पेड़ था वहाँ पे बहुत सुंदर बगीचा हो गया है, स्थान का काया ही पूरा बदल गया है। तो अगर जो लेखक है वो नहीं जानते कि मैंने बचपन यहीं बिताया है और नाम वही नहीं रहता तो पहचान भी नहीं पाते उस जगह को। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपनी उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। यानी कि अब उन्हें अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए बहुत ही ललाहित हो रहे थे, बहुत मन कर रहा था उन्हें मिलने का। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। वो ऐसा सोच रहे थे कि वह मुझे भूल गई है, वह जो मिट्टी है सब मुझे भूल गए हैं, मैं तो तुम्हारे वही रूप देखना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने 20 साल पहले देखा था। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक उच्चा अफसर हूँ। साहबी ठाट में रौब दोब और अधिकार के आवरण में। यानी कि वो भूल गया, जैसे वो गुल्ली डंडा खेलते हुए 2-3 लड़की को देखा तो वो भूल गया कि मैं एक उच्चा अफसर बन चुका हूँ। अब वो मेरे पास बहुत सारा अधिकार है, वो बिल्कुल ये सब चीज़ भूल गया। जाकर एक लड़की से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? अब उसे क्या नाम याद आया, अपने मित्र का नाम याद आया। किसका? गया का। कि वो अपने बच्चे लोग से पूछते हैं, वहाँ जो बच्चे खेल रहे थे, कि यहाँ पे कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने कहा, गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार। मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। देखिए फिर बच्चा लोग क्या बोला कि कौन गया? गया चमार के बारे में बोल रहे हैं क्या? तो फिर बोला कि हाँ वही बात, उसी के बारे में। वो सोचे कोई भी गया हो, शायद वही हो जो मेरा मित्र हो। हाँ तो हाँ है तो। फिर बच्चा क्या बोलता, हाँ है तो, जरा उसे बुला सकते हो? लेखक बोलते हैं। लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव के साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी और लपकना चाहता था, उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? देखिए फिर बच्चा जो था वो गया को लेके आया। वो दुबला सा काला सा इंसान था जो लेखक उसे पहचान गया और उससे गला मिलना चाहते थे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल किए। फिर वो पूछते हैं कि मुझे पहचानते हो? गया ने बोलता है। गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में हो? फिर बोलता है लेखक, बहुत मज़े में, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइंस हूँ। मतई। फिर वो लेखक पूछते हैं, मतई मोहन दुर्गा सब कहाँ हैं, कुछ खबर है? यानी कि सब मित्र के बारे में पूछते हैं, मतई मोहन दुर्गा कहाँ है। मैंने स्टार्टिंग में ही इन लोग पात्रों के बारे में बताया था।
फिर मतई तो मर गया, कौन बोलता है? गया बोलता है मतई क्या हुआ? मतई मर गया है। दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आजकल अराइज किया जा रहा है, तो आप लोग कॉपी में लिख लें कि मतई मोहन दुर्गा ये तीनों मित्र थे, मतई मर गया है और मोहन और दुर्गा डाकिया बन गए हैं। फिर आप वो पूछता है क्या बोलते गया, मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। जो लेखक है वो क्या बन गया है? जिले का इंजीनियर, जो उसके साथ बचपन में गुल्ली डंडा खेला करता था। फिर क्या बोलता है गया, सरकार तो पहले ही बड़ी जहीन थे, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? ये कौन बोलता है? लेखक बोलता है। गया ने मेरी और प्रश्न भरी आंखों से देखा, अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। तो फिर बोलता है कि अब तो गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं, अब तो इतना धंधा ही है कि उससे फुर्सत ही नहीं मिलती है। फिर लेखक बोलते हैं, आओ आज तुम और हम खेले, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। यानी कि उसे अभी तक याद है, 20 साल पहले की बात याद है कि जब वो भाग गया था अपना अमरूद का बात बोल के अपने उसे फंसाकर, और दोनों में लड़ाई भी हो गया था, तो वो आज खेलना चाहता है उसके साथ, रिया के साथ। तो बोलता है तुम्हारा एक दाव मेरा बचा हुआ है, जो मैं आज तुम पदाओ और हम पदेंगे, तो आज खेल लो मेरे साथ। फिर गया क्या बोलता है, गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, फिर बहुत मनाया तो गया फिर राजी हो गया। वह ठहरा ठके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा उसका क्या जोड़, बेचारा झेप रहा था। यानी कि वो जान गया था कि अब हम लोग के बीच में खाई हो गया है, अब मैं उनके बराबरी नहीं हूँ, वो बहुत बड़ा इंजीनियर है और मैं एक छोटा सा मजदूर हूँ। तो एक वो अपने आप को, अपना हैसियत को जान रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप ना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल का अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर खेल बगैर तो रहा नहीं जाता। यानी कि यहाँ पे ये हुआ कि वो तो खेलना चाह रहा था, लेकिन वो जान रहा था कि मैं तो अब बहुत बड़ा अफसर बन गया, अगर मैं इस तरह खेलूँगा तो फिर यहाँ पे बहुत सारे भीड़ जमा हो जाएंगे, और बहुत सारे भीड़ जमा हो जाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा, इसलिए वो इस तरह से खेलना नहीं चाहता था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने मस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। यानी कि वो वहाँ पे नहीं खेलेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग का जमाव हो जाएगा और फिर खेल का मस्ती नहीं रहेगा, इसलिए वो गया को लेकर डाक बंगले जहाँ पे वो ठहरा था वहाँ पे आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चल गए। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारणा किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी भी तक मजाक ही समझ रहा था। यानी कि जो लेखक थे वो बहुत ही सीरियस थे, वो खेलने को लेके बहुत सीरियस थे, लेकिन गया सोच रहे थे गया के लिए मजाक था, क्योंकि वो जान रहे थे इतना बड़ा इंजीनियर क्या खेलेंगे। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह ना था, यानी कि उसके जो गया में कोई उत्सुकता ना थी। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था यह सोचने में मग्न था। यानी कि उसे यह बात ध्यान में था कि अब हम लोग उसके बराबर नहीं है, मैं उससे काफ़ी छोटा हूँ और वो मेरे से काफ़ी ऊंचे हैं, तो यही सोचने में वो मग्न था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया, सच कहना? फिर गया बोलता है, गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर किस लायक हूँ। बोलता है, मैं तो किस लायक हूँ जो मैं आपको याद करूँगा, मैं तो, आप तो बहुत रईस इंसान हो, मैं तो एक गरीब नीचा जात का हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मतलब भाग्य में ऐसा था कि कुछ समय के लिए आपके साथ खेलना लिखा था, इसलिए मैं आपके साथ खेल लिया। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी, तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। यानी कि उसे खराब लग रहा है कि मैंने किस तरह उसे मारा था, किस तरह हम लोग में लड़ाई हुआ था, तो वो बोलता है वो बचपन का बात है, मुझे अब याद मत दिलाइए। वाह वाह, मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। यानी कि जब लेखक बोलते हैं ये मेरे बाल जीवन का सबसे अच्छा याद है, तुम्हारी उस डंडे में जो रस था वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ ना धन में। यानी कि वो जो गया जो डंडा मारा था उस पर जो उसे मस्ती मज़ा आया था, वो जो रस था, वो अब जितना पैसा कमा रहा है, जितना आदर सम्मान करा रहा है, वो उससे कम है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम और कोसों तक भीमताल
फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसकी झुमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लिया। चटपट गुल्ली डंडा बना लिया। देखिए इतने साल बाद भी उन लोग वो उसी टाइप का ऊपर चढ़ के पेड़ में चढ़ कर उसे चटपट गुल्ली डंडा बना लेते हैं। और क्या होता है कि बीच में उनको कमल पुष्प मिलता है, उसको कानों में डाल लेते हैं और वो पुरानी याद को ताज़ा करते हैं। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। तो फिर किस तरह खेल शुरू हो गया। जो लेखक है गुल्ली को उछाला और गया के पास गया और जो गया है मछली की तरह उसे पकड़ रहा था। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंची थी। वो जब लेखक सोचता है कि पहले तो गया कभी भी किधर भी गुल्ली हो उसको लपट ही लेता था, अभी क्या हो गया। जैसे गुलिया पर वशीकरण डाल देता हो। मतलब पहले का बात सोच रहा है लेखक। नई गुल्ली, पुरानी गिल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी। यानी कि जैसे भी गुल्ली हो, नया पुराना छोटा बड़ा नोकदार, सब उससे मिल जाता था। यानी किससे? गया से। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। तो सोच रहा है कि आज वो प्रेम नहीं है गुल्ली को जैसा पहले हुआ कर रहा था। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। फिर बचपन जैसा वो धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। यानी फिर से बेईमानी कर रहा था लेखक। हम हुच जाने पर भी डंडा खेल जाता था। हालांकि यहाँ पे मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेल जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। मतलब शास्त्र के अनुसार क्या होना चाहिए था? खेलने के बाद फिर अब गया का बारी आना चाहिए था। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती थी और वह जरा दूर पर गिर पड़ती थी तो मैं झपट कर उसे कूद उठा लेता था और दोबारा टाँट लगाता। यानी कि वो तरह तरह का बेईमानी कर रहा है लेखक। गया या सारी बेकायदगियाँ देख रहा था। मतलब वो सारा जान रहा था कि ये मतलब क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, पर कुछ ना बोलता था। फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गया। या जैसे कि गया वो सारा कायदे कानून भूल गया है। वो कायदे कानून भूला नहीं है, वो अपने और लेखक का फर्क ही सोच रहा है। उसे निशाना कितना चूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर तन से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे तो कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। तो ये झूठ झूठ बोल रहा है। कौन? लेखक बोल रहा है। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। ना लगी होगी, डंडे में लगती तो मैं बेईमानी करता। तो फिर वो मान ले रहा है गया बात, हाँ नहीं लगी होगी। तो फिर लेखक बोलता है डंडे में लगती तो मैं बेईमानी नहीं करता। नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? फिर गया बोलता तुम कैसे, तुम तो बेईमानी नहीं करोगे। मतलब वो जान रहा है कि बेईमानी कर रहा है, लेकिन वो उसे मतलब वो नहीं बोल रहा है कि तुम बेईमानी क्यों कर रहे हो। तो वो बचपन से वो काफ़ी वो जो पिछले बार जो 20 साल पहले जो लड़ाई हुआ था, बेईमानी कर रहा था, तो वो उसका अगेंस्ट में हो गया था। लेकिन अब ये अपने और उसके बीच के खाई को पहचान रहा है और उस खाई के कारण वो कुछ बोलना नहीं चाहता है। ठीक है। तो बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बात भूल गया। वो सोच रहा है कि बचपन में किस तरह वो पूरा गर्दन में चढ़ जाता था, कभी हमको धांधली करने नहीं देता था। लेकिन आज यही हो गया है कि आज कितना मैं धोखा कर रहा हूँ, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा है। लगता है वो सारी बात भूल गया। फिर क्या होता है, सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी है। फिर से वो था, मतलब फिर से क्या हुआ कि गुल्ली जो है डंडा पे लग चुका है, लेकिन क्या हुआ कि ऐसा लगा है कि जैसे बंदूक छूटी है, उतना जोर से आवाज आया है। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार
को झूठ बताने की चेष्टा करूँ। देखिए वो तो जान रहा है कि अब तो बहुत जोर का आवाज़ आ गया है, तो ये बहुत बड़ा धांधली हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलने का चेष्टा कर रहा है। मेरा हरज की क्या है, मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरा का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास से कहा। लग गई टंग से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा, मैंने तो नहीं देखा। फिर वो फिर से उसे धांधली कर रहा है। वो जब बोल रहा है लग गई, लेकिन ये बोल रहा है कि तुमने देखा, मैंने तो नहीं देखा। टर्न से बोली है सरकार। फिर गया बोलता है टर्न से तो बोला है सरकार। फिर क्या बोलता है लेखक, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो, तो बहाना करता है कि मैं भी ईंटा से टकरा गया हो तो मेरे मुख से वाह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य हुआ। वो सोच रहा है इतना बड़ा झूठ मेरा मुंह से कैसे निकल गया, इस बात का खुद उसे आश्चर्य हो रहा है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसा दिन को रात बताना, और इस सच को ऐसा झुठलाना था जैसे हम लोग इतना बड़ा झूठ था कि दिन को रात बोल देना, ऐसा इतना बड़ा झूठ था। हम दोनों ने गुल्ली का डंडा में जोर से लगते देखा था, दोनों देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या हुआ, गया इस कथन को स्वीकार कर लिया कि हाँ सरकार, मतलब वो ईंटा से ही टकरा गया होगा। हाँ किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतना आवाज़ ना आती। वो गया देखने के बाद भी वो बात को स्वीकार कर लिया कि ईंट से लगी होगी, डंडे से अगर लगती तो इतना आवाज़ ना आती, इतना जोर से नहीं आती। मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी पतिया धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। तो फिर क्या हुआ कि दो बार तो कर लिया। जब तीसरा बार फिर से लगा तो फिर उसे ना गया पे दया आने लगा। जब गया पे दया आने लगा तो उसने अब अपनी उदारता से उसे दाव देना स्वीकार कर लिया। फिर क्या होता है, गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो, फिर कल खेलते हैं, अब तो अंधेरा हो गया। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा या ना जाने कितनी देर पता है, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। तो फिर गया बोला कि अभी तो अंधेरा हो गया है, तो फिर कल खेलना चाहिए। तो फिर वो सोचता है कि कल कितना देर तक हमको बताएगा, तो इस वक्त ही मामला को निपटाना सही रहेगा। नहीं अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो। तो फिर वो लेखक बोलते फिर से धांधली कर रहे हैं, अभी भी बहुत समय है, तुम अपना दाव ले लो। फिर वो बोलता है गया, गोली तो सूझेगी नहीं। फिर कुछ परवाह नहीं, फिर वो बोलता है कुछ परवाह नहीं। गया ने पढ़ाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाँड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट में कम में वह दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया, यानी कि वो 1 मिनट में ही हार गया और उसे ऐसा लगने लगा लेखक को कि मैं जीत गया। अपने हृदय का विशालता यानी जीत का खुशी उसे होने लगा। एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। यानी फिर लेखक बोलता है एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हार गए। फिर बोलता है गया, नहीं भैया अब अंधेरा हो गया। फिर बोलता है तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। लेखक बोलता है खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। फिर होता है कि ये कौन बोलता है, गया बोलता है। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे। जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाओ। तो फिर वो बोलता है कि कल यहाँ पे गुल्ली डंडा का मैच होगा, बहुत सारे खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी यहाँ पे आना। फिर क्या हुआ, मैंने शाम का समय दिया और दूसरी दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ, मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसके नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। ताड़ लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। यानी कि फिर वो जब शाम को गया मैच, दूसरे दिन में मैच देखने गया, तो बहुत सारे उसके तो मित्र थे और बहुत सारे युवक थे जिसे लेखक पहचान नहीं पाए। और वो वहाँ पर देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे कि जो गया है वो इतना अच्छा खेल रहा था कि
गुल्ली जो है आसमान तक पहुंच जा रहा था। और वो सोच रहा है कि अगर इस तरह जब मैं और गया खेलने गए थे, अगर उस तरह उस समय खेलता तो वो लेखक तो रोने लगता। फिर क्या होता है, इसने मुझे इस तरह पढ़ाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसकी डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी, यानी कि बहुत दूर जाता था। पढ़ने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचारों में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मार पीट हो जाती। यानी कि वो यहाँ पे जो है एक दूसरा इंसान धांधली कर रहा था, लेकिन जो गया का चेहरा देखकर वो दब गया, और अगर वो दबता नहीं तो वो मार खा जाता। तो तब फिर उसे लगता है कि कल तो मैंने कितने सारे धांधली की थी, तो फिर इसने कुछ क्यों नहीं किया। फिर क्या होता है, मैं खेल में ना था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल ना रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। यानी कि उसे वह पता चल गया, लेखक को पता चल गया कि वो कल मेरे साथ खेल नहीं रहा था, वो बस खेलने का बहाना कर रहा था, वो मुझे खिला रहा था और वो मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पढ़ाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच दीवार बन गई है। मैं अब उसके लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। यानी कि वो अब सोच रहा है कि अब मैं अफसर बन गया हूँ, इतना हम लोग दोनों बीच में खाई हो गया है, लेकिन इस अफसर बनने के बाद मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, यानी मैं उसका रिस्पेक्ट तो पा सकता हूँ, मैं उसका अदब भी पा सकता हूँ, लेकिन जो साहचर्य होता है, जो 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 दो मित्र के बीच में होता है, वो अब नहीं पा सकता है, क्योंकि अब दोनों के बीच में खाई हो गया है। तो फिर वो जो गया है उसे बहुत ऊंचा समझने लगा है। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, जब लड़कपन था जब तो गया उसे अपने समकक्ष मानता था। वह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूँ, और अब मैं जब अफसर बन गया हूँ तब मैं उसकी दया योग्य हूँ, मतलब उसकी वो दया करके मुझे नहीं नहीं पदाया, यानी कि उसे जितना भी वो धांधली किया उसे स्वीकार कर लिया। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा ही हो गया हूँ। यानी कि वह सोच रहा है लेखक कि अब वो बड़ा हो गया और मैं छोटा हो गया हूँ, क्योंकि उसने मेरी जितनी भी धांधली थी उसे स्वीकार कर लिया, किसी तरह से वो इनकार नहीं किया। तो यह कहानी बहुत, जब एक दो मित्रों में खाई को दर्शाया गया है। जब वो बचपन में खेलते हैं तो दोनों एक दूसरे पे बहुत जोर का लड़ाई हो जाता है, और वही जब एक मित्र बहुत ऊंचे पोस्ट में चल जाता है और दूसरे मित्र से खेलने आता है तो फिर वो नहीं लड़ता है और उसको स्वीकार कर लेता है। तो इस हिसाब से वही जो जो गरीब मित्र होता है वही बड़ा हो जाता है, और जो अमीर मित्र रहता है वो छोटा हो जाता है। आपको यह कहानी कैसा लगा? आपको बहुत ही रोचक लगा हो ये मुझे पता है। तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहें, मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।